हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्जिंग। और फोर्जिंग के अंतर्गत फोर्ज वेल्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि आपको पता है फोर्जिंग एक हमारा कैसा प्रोसेस है। फोर्जिंग हमारा क्या एक तरह का वेल्डिंग ही है जिसमें हम लोग धातुओं को गर्म करके और पीट के क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो वो हमारा क्या हुआ, एक वेल्डिंग प्रोसेस ही हुआ। आपको पता है जो हमारा वेल्डिंग का टॉपिक चल रहा है वही मैं डिस्कस करूंगा, कैसे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था और हम लोग कैसे कैसे धीरे धीरे अपना कोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे आपको पता है फिटर थ्योरी का फुल कोर्स हमारा ये चल रहा है। 27 जुलाई से हमारा ये कोर्स शुरू हुआ है। 12 लेक्चर अब तक हो चुके हैं, 13वां लेक्चर है। तो अगर आप जो पुराने लेक्चर्स हो चुके हैं उसको जाके देखना चाहते हैं तो चैनल के यानी कि जो हमारा चैनल है उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको फिटर थ्योरी फुल कोर्स 2020 इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो आप जाके सभी पुराने लेक्चर्स वॉच कर सकते हैं। और मैं आपको पहले भी बता दूं, आप फिटर से जुड़े किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनसीएल में भी वैकेंसी आई हुई है, कोची शिपयार्ड में भी वैकेंसी आई हुई है, सीटीआई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी आर्मी में TG2 की तैयारी कर रहे हो, इसरो, DRDO, सभी एग्जाम के लिए क्लासेस क्या है महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पूरा कोर्स कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि फिटर में जितनी भी चीजें हैं सब आपको पढ़ाई जाएंगी। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। दूसरी बात यह है कि टेलीग्राम ग्रुप है हमारा एक फिटर वालों के लिए स्पेशल, फिटर टेक के नाम से। फिटर टेक के नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। यहाँ पे वीक में 3 दिन क्विज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, वीक में 3 दिन क्विज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस क्विज में निःशुल्क पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था, आप अपना टाइम मैनेजमेंट बेहतर कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इंस्टाग्राम पे अगर आपको कैरियर से जुड़ा कोई सवाल हो, कैरियर से जुड़ी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहां पे मैसेज आप कर सकते हैं। जो भी डाउट होगा मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा। आइए अब शुरू करते हैं हम लोग अपना जो है टॉपिक फोर्जिंग। ठीक है, देखिए अब जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं पिछली चीजें कि हमारा लोग का वेल्डिंग का टॉपिक चल रहा है। वेल्डिंग को हम लोगों ने 2 भागों में क्लासिफाई किया था। ठीक है, जैसे हमारा ये है, जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूँ शॉर्ट में 1 मिनट में। वेल्डिंग को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा था। पहला क्या था, उष्मा के आधार पर, उष्मा के प्रयोग के आधार पर, और बिना उष्मा के आधार पर। मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ शॉर्ट में। बिना उष्मा के आधार पर, अब उष्मा के प्रयोग के आधार पर हमने क्या किया था, 2 भागों में बांटा था। कौन कौन सा, फ्यूजन वेल्डिंग, फ्यूजन वेल्डिंग, और कौन सा था हमारा, फोर्ज वेल्डिंग। ठीक है, फोर्ज वेल्डिंग। फिर इसके बाद फ्यूजन वेल्डिंग को हमने किसमें बांटा था, आर्क वेल्डिंग में, और गैस वेल्डिंग में, और थर्मिट वेल्डिंग में। ठीक है, थर्मिट वेल्डिंग में। तो ये चीजें आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, ये सभी चीजें हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं। गैस वेल्डिंग के अंतर्गत हम लोगों ने ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग देखा था, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। थर्मिट वेल्डिंग अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा हुआ है। और बिना उष्मा के आधार पर वेल्डिंग जो क्या था, कोल्ड वेल्डिंग और अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, ये चीजें भी हम लोग पहले लेक्चर में, जो हमारा वेल्डिंग का पहला लेक्चर था जिसमें मैंने क्लासिफिकेशन बताया था, छोटा टॉपिक है तो उसमें भी ये चीजें पढ़ा दी थी। अब एक जो टॉपिक हमारा वेल्डिंग से बचता है वो कौन सा बचता है, फोर्ज वेल्डिंग। ठीक है, जो टॉपिक हमारा वेल्डिंग से बच रहा है, लास्ट टॉपिक है ये हमारा। और ये क्या है, ये है हमारा फोर्ज वेल्डिंग। अब फोर्ज वेल्डिंग को हम लोगों ने 3 भागों में देखा था। पहला क्या था, लोहार की आग। ठीक है, लोहार की आग यानी कि जो हमारा स्मिथी वर्कर होता है, यानी कि जो आपने लोहार आप लोगों ने देखा होगा, किसी भी चीज को पीट के शेप दे देता है, जोड़ देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोहार की आग। दूसरा क्या है, जल गैस वेल्डिंग। जल गैस वेल्डिंग, इसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर गैस का उपयोग करते हैं धातुओं को गर्म करने के लिए। और तीसरा क्या था, प्रतिरोध वेल्डिंग। प्रतिरोध वेल्डिंग, इसमें 3-4 तरह की वेल्डिंग होती है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है ये है फोर्ज वेल्डिंग, लोहार की आग, जल गैस, प्रतिरोध, इतनी टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। और अगर हमको लोग को टाइम मिलता है तो इसी लेक्चर में हम लोग वेल्डिंग डिफेक्ट भी कवर करने की कोशिश करेंगे। यानी कि वेल्डिंग में जो दोष उत्पन्न होते हैं उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। और टाइम नहीं बचता है तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उस जो है टॉपिक को कवर करेंगे। तो अब आइए देखते हैं फोर्जिंग है क्या। तो आपको पता है फोर्जिंग क्या है, धातुओं को गर्म करके और उसके बाद उसको एंविल पर रखकर जोड़ने की जो क्रिया होती है वही हमारी कहलाती है फोर्जिंग, नॉर्मली है। अब फोर्जिंग से देखिए 3 चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्जिंग से। कौन कौन सी, एक होता है हैमर, क्योंकि हम लोग फोर्जिंग में क्या करते हैं, हैमर का उपयोग करते हैं।
तो हैमर से आपसे प्रश्न बनते हैं, हैमर कितनी तरह के होते हैं, जैसे हैंड हैमर हो गया, स्लेज हैमर हो गया, पावर हैमर हो गया, हैमर को किस तरह से हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, और कौन कौन से हैमर होते हैं, क्रॉस पिन हैमर, बाल पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, क्ला हैमर, ये सभी चीजें आपसे जो है एग्जाम में पूछी जाती हैं। और उसके बाद जो आता है प्रश्न कहाँ से बनता है, एनविल से, क्योंकि एनविल पे ही रख के, यानी कि देखिए ये हमारा एनविल हो गया, मैं सिंपल फिगर बना रहा हूँ, और ये मान लीजिए हमारा कोई जॉब है, ये दो जॉब है, इसको जोड़ता है, और ये हमारा क्या है, ये है हमारा हैमर, ठीक है। तो देखिए हैमर की आवश्यकता पड़ी, एनविल की आवश्यकता पड़ी, और जॉब। तो हैमर के बारे में पढ़ना है, एनविल के बारे में पढ़ना है। एनविल के बारे में क्या पूछता है, किस यानी कि किस मटेरियल की बनी होती है, इसके ऊपर दो होल होते हैं, एक होता है हमारा सर्कुलर होल, एक होता है हमारा वर्गाकार होल। पूछता है इनको किस नाम से जानते हैं, इसका क्या उपयोग है। तो अब देखिए आपको समझना है कि हम लोग वेल्डिंग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यानी कि हम लोग एकदम कोर जो फोर्जिंग का हमारा टॉपिक है उसको नहीं पढ़ रहे हैं। तो जो हैमर और जो एनविल वाला पार्ट है, इसको मैं एक नेक्स्ट लेक्चर, इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे भी पढ़ने का प्रयास करते हैं तो ना हम एनविल सही से पढ़ पाएंगे, ना हम हैमर सही से पढ़ पाएंगे, और ना ही हम फोर्ज वेल्डिंग जो है हमारा उसको सही से पढ़ पाएंगे। तो मैंने क्या करा, जो इन दो टॉपिक को छोड़कर, यानी कि हैमर और जो हमारा एनविल है, इसको छोड़कर जो भी टॉपिक रहेंगे फोर्जिंग से मैं आपको कवर कर दूंगा। इसके बाद एक अलग लेक्चर बनाया जाएगा एनविल और हैमर, ठीक है, एनविल और हैमर। तो यहाँ पे पूरा जो एनविल रहेगा और हैमर जो जुड़ा रहेगा पूरा हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग शुरू करते हैं फोर्जिंग। तो फोर्जिंग में सिंपली जो है क्या किया जाता है, दो धातुओं को गर्म करके पीट कर जोड़ दिया जाता है। अब देखिए बात यहाँ पे आती है कि भैया जो हम लोग गर्म करते हैं उसका एक निश्चित तापमान होता है कि इस धातु को इतने तापमान तक गर्म किया जाएगा, उसके बाद इसको पीट कर क्या की जाएगी, इसकी फोर्जिंग की जाएगी। तो देखिए ये जो तापमान मेजरमेंट का यंत्र होता है बेसिकली, यानी कि बहुत अगर डेवलप्ड इंडस्ट्री है तो वहां पे कोई यंत्र रहेगा तापमान को मापने का, लेकिन अगर जैसे हमारा इंडिया में बात करें तो वहां पे जो ऑपरेटर होता है या जो वर्कर होता है, वो जो हमारा धातु का कलर है, जब हम धातु को गर्म करते जाते हैं तो उसका कलर क्या होता है, अलग अलग कलर उसमें चेंज होते जाते हैं। उस कलर को देख के वर्कर क्या बता देता है, उसका तापमान बता देता है, भैया अगर ये लाल है तो इसका तापमान इतना होगा, नारंगी है तो इतना होगा, पीला है तो इतना होगा, चमक रहा है सफेद तो इसका तापमान इतना होगा। तो ये जो तापमान है ये आपसे जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं विभिन्न रंग। तो आप यहाँ पे हेडिंग डालिए, रंगों के आधार पर ताप का निर्धारण, ठीक है। यानी कि अगर किसी धातु को हम लोग गर्म कर रहे हैं और उसका जो रंग है वो कोई रंग पार्टिकुलर दिखा रहा है तो उसका तापमान उस समय कितना होगा। ये जो मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ यहाँ से बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंट करके ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट तक बन रही है, आपको सभी चीजें समझ में आएंगी। पहला जो होता है लाल दिखाई देना शुरू करना। तो अगर लाल दिखाई देना शुरू हो जाए तो आपका टेम्परेचर कितना होगा, आपका टेम्परेचर होगा 625 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। गहरा लाल अगर हो जाए, गहरा लाल, तो क्या हो जाएगा आपका टेम्परेचर 700 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्या हो गया, चेरी लाल दिखाई देना शुरू करना, तो आपका टेम्परेचर कितना हो जाएगा 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह के आपके प्रश्न भी पूछे जाएंगे, मैं कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे चेरी लाल एकदम से हो जाए तो आपका टेम्परेचर कितना हो जाएगा 900 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर क्या हो जाए हल्का चेरी लाल, तो आपका टेम्परेचर कितना हो जाएगा 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला लिखिए गहरा नारंगी। अगर गहरा नारंगी हो जाए तो कितना हो जाएगा
1100 डिग्री सेंटीग्रेड। हल्का नारंगी हो जाए तो कितना हो जाएगा, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न जो है आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में। अगला क्या है, सफेद। अगर आपका जो धातु को इतना गर्म कर दें कि क्या हो जाए, वो सफेद हो जाए, तो आपका टेम्परेचर कितना होगा उस समय, 1300 से 1350 डिग्री सेंटीग्रेड। और लास्ट में आता है चमकता सफेद। चमकता सफेद आपका धातु हो जाए तो उसका टेम्परेचर हो जाएगा 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये प्रश्न आपसे कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको बताता हूँ कि फोर्जिंग में अगर किसी धातु का रंग चेरी है तो उसका तापमान उस समय कितना होगा, चेरी लाल है तो उसका तापमान उस समय कितना होगा, तो उसका तापमान कितना होगा, लगभग 900 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए कुछ बुक्स में थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, 10-20 डिग्री का, 50 डिग्री का, तो आपको वो चीजें समझ लेनी है क्योंकि हर बुक्स में क्या होता है, अलग अलग लिखा रहता है। क्योंकि तापमान होते हैं क्या होते हैं, अनुमानित होते हैं, लेकिन ये क्या है, ये सभी जो वैल्यू हैं ये मैंने आपको अपनी तरफ से सही बताने की कोशिश किया है। आपसे पूछेगा यदि फोर्जिंग में किसी धातु का रंग गहरा नारंगी पर पहुंच जाए तो उस समय तापमान कितना होगा, उस समय तापमान होगा 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला जो प्रश्न है वो आपसे पूछेगा फोर्जिंग में यदि किसी धातु का रंग चमकता सफेद हो जाए तो तापमान कितना होगा, तापमान कितना होगा 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट लगा के आप लिख लीजिए। अब आइए अगला आप जो चीजें हैं फोर्जिंग से लिखिए। देखिए फोर्जिंग में बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने को तो है नहीं, मैंने आपको बताया एनविल और हैमर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको मैं अलग लेक्चर में पढ़ाऊंगा क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग को रेजिस्टेंस वेल्डिंग ही पढ़ना है। ठीक है, तो अब आइए नोट लगा के आप लिखिए कुछ प्रश्न जो हमारे एग्जाम में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, जो हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को ही मैं आपको नोट के माध्यम से लिखा रहा हूं ताकि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको जो सभी चीजें रिवाइज करने में क्या हो, आसानी हो जाए। आप एक बार क्या पढ़ें, प्रश्न पढ़ें और आपको क्या हो जाए, सभी चीजें पता हो जाए नोट के माध्यम से। तो जो ये नोट आप हेडिंग डालिए और जो नोट मैं लिखा रहा हूँ वो हमारे क्या है, वो हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न ही हैं। ठीक है, नोट लिखिए, नोट में पहले नंबर का नोट लिखिए। मिश्र धातु इस्पात। ठीक है, यानी कि एलॉय स्टील की फोर्जिंग के लिए तापमान, फोर्जिंग के लिए तापमान बराबर कितना होता है, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न आपसे पूछा है कि एलॉय स्टील की अगर हमको फोर्जिंग करनी है तो उसके लिए हम कितना तापमान रखेंगे, तो उसके लिए हम तापमान रखेंगे 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा नोट लिखिए, हाई कार्बन स्टील यानी कि उच्च इस्पात। ठीक है, उच्च कार्बन इस्पात, हाई कार्बन स्टील की फोर्जिंग के लिए इसे कब तक गर्म किया जाना चाहिए, कब तक गर्म किया जाना चाहिए, जब तक इसका रंग क्या हो जाए, पीला ना हो जाए। ये प्रश्न पूछा गया है, जब तक इसका रंग पीला ना हो जाए, यानी कि जो चेरी लाल है और जो नारंगी है उसके बीच की अवस्था क्या है, उसके बीच की अवस्था है हमारी पीली। और इसमें आपसे टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर होता है लगभग 900 से 1150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है कि हाई कार्बन स्टील की फोर्जिंग के लिए इसे कब तक गर्म किया जाना चाहिए, तो हाई कार्बन स्टील की फोर्जिंग के लिए इसे तब तक गर्म किया जाना चाहिए जब तक इसका रंग पीला ना हो जाए। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है हाई कार्बन स्टील की फोर्जिंग के लिए जो तापमान है वो कितना होना चाहिए, तो हाई कार्बन स्टील की फोर्जिंग के लिए जो आपका तापमान है वो 900 से 1150 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तीसरा, फोर्जिंग की वह प्रक्रिया, ठीक है, जिसमें लंबाई को कम करके
ठीक है। फोर्जिंग की वह प्रक्रिया जिसमें लंबाई को कम करके अनुप्रस्थ काट यानी कि क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट को बढ़ाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं अपसेटिंग। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, अपसेटिंग। अब देखिए ये प्रक्रिया क्या है, थोड़ा समझिए। जैसे मान लीजिए हमारी कोई रॉड है, अब हमको क्या करनी है, इसकी लंबाई कम करनी है और इसके ऊपर एक हेड तरह का बनाना है, यानी कि इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, बढ़ाना है। तो हम इस पर हैमरिंग करेंगे, यानी कि वही फोर्जिंग प्रक्रिया करेंगे। इस रॉड को गर्म करेंगे, इसको एनिल पे रखेंगे और इसके ऊपर हैमरिंग करेंगे, तो इसका हेड कैसा हो जाएगा, इसका हेड मान लीजिए कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, इसका हेड मान लीजिए कुछ ऐसा हो गया। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए लंबाई को हम लोग कम कर रहे हैं। लंबाई देखिए हमारी कम हो गई, जबकि जो क्रॉस सेक्शन है पहले इतना था लेकिन बाद में कितना हो गया, बाद में इतना हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नोट नंबर 4 लिखिए। बोलस्टर, क्या आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। बोलस्टर का प्रयोग फोर्जिंग में किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो आप लिख लीजिए रिवेट या स्क्रू हेड बनाने के लिए। ठीक है, कैसे होता है बोलस्टर, देखिए हमारा ये बोलस्टर कुछ ऐसा होता है, ये ऐसे, और जैसे हमको यहाँ पे हेड बनाना है उसी शेप का इसमें नीचे क्या होता है, गड्ढा होता है। तो ऊपर से हम क्या करते हैं, जब ऊपर से रख के हैमरिंग करते हैं तो जो नीचे की धातु है ये क्या है, ऐसे कुछ शेप ग्रहण कर लेती है और रिवेट का क्या होता है, रिवेट का हेड बन जाता है। तो रिवेट में भी मैं एक बार इसको पढ़ा दूंगा। तो बोलस्टर का हमारा काम ये होता है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है। नोट नंबर 5 लिखिए। और ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये सब प्रश्न जो होते हैं बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में, तो आपको इसको मिस नहीं करना है। 5वां है कि लंबाई, जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने लंबाई को घटाया और किसको बढ़ाया, हम लोगों ने जो क्रॉस सेक्शन है यानी कि जो अनुप्रस्थ काट है उसको बढ़ा दिया। तो अगला प्रश्न पूछता है कि अगर हम अनुप्रस्थ काट को कम कर रहे हैं यानी कि जो क्रॉस सेक्शन है उसको कम करके लंबाई को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप नॉर्मली समझ लीजिए पीट के किसी की लंबाई को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं ड्राइंग डाउन। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए लंबाई बढ़ाने की क्रिया क्या हो गई, ड्राइंग डाउन। ठीक है, और इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ये प्रश्न भी पूछा गया है, लंबाई बढ़ाने के लिए फोर्जिंग में किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ये भी लिखिए, इसके लिए फुलर। ठीक है, और एक अपर फुलर होता है, एक लोअर फुलर होता है, कुछ इस तरह का शेप में जो है ये होते हैं। ठीक है, और इन्हीं की सहायता से क्या करते हैं हम लोग, लंबाई बढ़ाते हैं। तो इसके लिए फुलर का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है कि लंबाई बढ़ाने की प्रक्रिया में किस जो टूल का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग फुलर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट नोट लिखिए। फोर्जिंग में प्रयुक्त पंच तथा ड्रिफ्ट किस धातु के बनाए जाते हैं, किस धातु के बनाए जाते हैं, किस धातु के बनाए जाते हैं, 0.8% कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। यानी कि जिस स्टील में क्या हो, कार्बन की मात्रा 0.8% हो, उसके हमारे क्या बनाए जाते हैं, पंच और ड्रिफ्ट बनाए जाते हैं। अब देखिए पंच और ड्रिफ्ट में क्या अंतर होता है, ये अंतर भी आपको पता होना चाहिए। इससे भी प्रश्न पूछा गया, जितने भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ
हर एक प्रश्न है, कोई भी मतलब ऐसा फालतू की चीज नहीं है जो आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा हो और उससे क्या हो, उससे प्रश्न ना बनता हो। तो अगर आप 1 मिनट भी इस वीडियो का मिस कर देंगे इस समय, तो आपका जो है एक प्रश्न निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए पंच क्या होता है, मान लीजिए हमारी कोई सीट है, इसमें कोई होल नहीं है, तो हमको क्या करना है, इसमें होल करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पंच की सहायता से यहाँ पे हैमरिंग करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको होल कर लेंगे। लेकिन अगर सीट में कोई पहले से होल हमारा बना हुआ है, ठीक है, सीट में हमारा क्या बना हुआ है, पहले से ये होल बना हुआ है। अब हमको क्या करना है, इस होल को या जो छिद्र है हमारा, इसको बड़ा करना है। तो इसके लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, ड्रिफ्ट का उपयोग करेंगे, ठीक है। यानी कि इससे जितने साइज का हमको होल चाहिए उतने साइज का ड्रिफ्ट लेंगे और क्या कर देंगे, यहाँ से हैमरिंग कर देंगे और हमारा जो होल है उसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो बेसिकली पंच में और ड्रिफ्ट में यही अंतर है। ये प्रश्न जो आपसे पूछते हैं, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में या किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे इंटरव्यू में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि भैया बताइए पंच और ड्रिफ्ट में क्या अंतर है। तो आपको नॉर्मली दोनों देखने में एक ही लगेगा, लेकिन पंच और ड्रिफ्ट में ये अंतर होता है। जैसे मैं अगर आप इससे एक प्रश्न पूछूं, अगर आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे पाए तो दीजिए कि रूल, यानी कि हमारी जो रूल होती है, जैसे हमारी क्या हो गई स्टील रूल और स्केल में क्या अंतर होता है, ठीक है। आप इस प्रश्न का जवाब अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका जवाब दूंगा कि जो हमारी रूल है, देखिए भैया स्टील रूल होती है और एक हम लोग स्केल भी तो प्रयोग करते हैं, यानी कि एक स्केल होती है, पटरी होती है, और एक हमारी क्या होती है, रूल होती है। तो आप बताइए रूल और स्केल दोनों में क्या अंतर है। आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको आता है तो जरूर दीजिए, और नहीं आता है तो ये भी बताइए कि सर मुझे नहीं आता है, आप इसको नेक्स्ट लेक्चर में बताइए। तो आप अंतर बताइए रूल और स्केल में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट नोट लिखिए, नोट नंबर 7। नोट नंबर 7, माइल्ड स्टील की फोर्जिंग के लिए तापमान कितना होता है आपसे पूछा गया है। तो 800 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पूछा है आपसे प्रश्न एग्जाम में कि माइल्ड स्टील की फोर्जिंग के लिए जो तापमान है वो कितना होता है। तो माइल्ड स्टील की फोर्जिंग के लिए तापमान जो है होता है वो 800 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 8वां प्रश्न, 8वां जो नोट है ये प्रश्न ही है, नेकिंग की क्रिया लंबाई बढ़ाने के लिए, नेकिंग की क्रिया लंबाई बढ़ाने के लिए की जाती है। आपसे प्रश्न पूछा है कि नेकिंग की क्रिया हम लोग क्यों करते हैं, लंबाई बढ़ाने के लिए, लंबाई घटाने के लिए, अनुप्रस्थ बढ़ाने के लिए, अनुप्रस्थ घटाने के लिए। तो आपको क्या जवाब देना है कि नेकिंग की क्रिया लंबाई बढ़ाने के लिए की जाती है। नोट नंबर 9 लिखिए, पूछता है कि नेकिंग में कौन से औजार प्रयुक्त होते हैं। नेकिंग में प्रयुक्त औजार कौन कौन से होते हैं, फुलर एवं हैमर, ठीक है, फुलर एवं हैमर। नेकिंग आपसे एक प्रश्न पूछा गया है कि नेकिंग में कौन से औजार प्रयुक्त होते हैं, तो नेकिंग में फुलर तथा हैमर प्रयुक्त होते हैं। 10वां नंबर है आपका, फोर्ज में कूलिंग टैंक रखा जाता है, ठीक है। फोर्ज में कूलिंग टैंक क्यों रखा जाता है, तो इसका रीजन होता है नोजल या ट्रियर्स को ठंडा रखने के लिए, ठीक है। अब नोजल या ट्रियर क्या है, देखिए जब हम लोग क्या करते हैं, फोर्जिंग करते हैं तो भट्टी होती है एक नॉर्मल कोयले वाली जो भट्टी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक यहाँ पे हम लोग भट्टी की बात नहीं कर रहे, यानी कि जो स्मिथी फोर्ज होती है, यानी कि जो नॉर्मल जो भट्टी होती है उसमें क्या होता है, देखिए कंस्ट्रक्शन में एक बना दे रहा हूँ, बाकी मैं सोच रहा हूँ कि इसका जो एक हमारी भट्टी होती है नॉर्मल और एक होती है हमारी
रीजनरेटिव भट्टी, ठीक है, यानी कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, धातुओं को गर्म करते हैं फोर्जिंग से पहले। तो आपको पता है जैसे कोयला जल रहा है, तो कोयले को अच्छे से जलाने के लिए उसमें क्या होना जरूरी है, प्रॉपर हवा का सर्कुलेशन होना जरूरी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कोयले को मिले और कोयला हमारा क्या हो, अच्छे से जले, और जो भी धातु हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म करना चाह रहे हैं, वो जल्दी से गर्म हो जाए। तो ट्वियर्स का जो उपयोग है वो ब्लोअर से हवा को कोयले तक पहुंचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ब्लोअर से, ठीक है, नॉर्मली एक फिगर आप देख ही लीजिए, ये हमारी क्या है, ये हमारी एक सिंपल मैं फिगर बना रहा हूँ भट्टी है, ठीक है, यहाँ पे हमारी चिमनी लगी हुई है, ठीक है, समझिए आप, सिंपल, यहाँ पे हमारा कोयला जल रहा है, यहाँ पे हमारा कोयला जल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगे होते हैं, ट्वियर्स लगे होते हैं। यही ट्वियर्स क्या होते हैं, जो भट्टी है यानी कि जो कोयला है उसमें हवा पहुंचाने का काम करते हैं। कहाँ से, ब्लोअर से, ठीक है। मान लीजिए हमारा ब्लोअर कहीं यहाँ पे है, कुछ इस तरीके का ब्लोअर हमारा यहाँ पे है, ब्लोअर हमारा यहाँ चल रहा है, यहाँ से क्या भेजेगा, हवा भेजेगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जब ये हवा कोयले पे लगेगी, कोयला हमारा तेजी के साथ चमकते हुए जलेगा, और हम यहाँ पे कोई अपना जो भी हमारा पार्ट गर्म करने वाला रहेगा गर्म कर लेंगे, और उसके बाद अपनी फोर्जिंग कर लेंगे। तो अब देखिए ये जो हमारा ये ट्वियर है, ये भी तो भैया किसी न किसी मटेरियल का ही बना होगा, किसी धातु का ही बना होगा, और डायरेक्ट ये कोयले के संपर्क में है, तो ये भी अगर इसका तापमान एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी पिघल जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई अब धातु को हम गर्म करें, धातु पिघल सकती है, तो ये भी हमारा ट्वियर भी तो धातु का बना है, ये भी पिघल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, भट्टी में पीछे कूलिंग टैंक लगाते हैं, और इसका क्या काम क्या होता है, जो हमारी पाइपिंग है इसको ठंडा करने का काम करता है, और जो हमारा ये नोजल है या जो ट्वियर है इसको ठंडा करने का काम करता है। तो बाकी में इसका मैं फिगर, यानी कि जो हमारी भट्टी है, हमारी जो परावर्तनी भट्टी है, इसका फिगर मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप उसको जो है देख लीजिएगा। अब ये हमारा इसी के साथ जो हमारा फोर्जिंग वाला टॉपिक है, ये क्या होता है, मतलब एक सिंपल फोर्जिंग का जो टॉपिक है ये खत्म होता है। लेकिन इसके पहले आप लोग थोड़ा सा और देख लीजिए एक जानकारी। अभी ये मतलब नॉर्मल जो फोर्जिंग का है वो खत्म हुआ, 3 भाग में हम लोग को बांटा था, लोहार की आग, जल गैस और इलेक्ट्रिक आग, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग यानी कि प्रतिरोध वेल्डिंग। तो अभी जो हमारा ये पहला पार्ट खत्म हुआ, यानी कि जो लोहार की आग है वो वाला पार्ट हमारा खत्म हुआ है। दूसरा हमारा क्या था, जल गैस। जल गैस में कुछ खास नहीं है, बस आप थोड़ा सा इसमें चीजें जो महत्वपूर्ण है उसको देख लीजिए। देखिए जल गैस, फोर्ज वेल्डिंग, कुछ नहीं है इसमें, बस सिंपल है, 2 मिनट का टॉपिक है। देखिए जब मोटी प्लेटों की वेल्डिंग करनी हो, जब मोटी प्लेटों की वेल्डिंग करनी हो तब इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्यों भैया, क्योंकि कोयले से वो तापमान उत्पन्न नहीं हो पाता है कि हम क्या करें, मोटी से मोटी प्लेटों को गर्म कर सकें, तो हम लोग क्या करते हैं, जल गैस का उपयोग करते हैं। तो पहला प्रश्न बनता है जल गैस या वाटर गैस है, कि जल गैस बनाई कैसे जाती है, तो रक्त तप्त कोयले पर क्या प्रवाहित करके, जलवाष्प प्रवाहित करके, रक्त तप्त कोयले पर भाप प्रवाहित करके बनाई जाती है, ठीक है। यानी कि कोयला हमारा कोई एकदम जल रहा है भट्टी में कोयले को जलाते हैं, जब कोयला एकदम चमकने लगता है, यानी कि रक्त तप्त कोयला हो जाता है, खून की तरह एकदम चमकने लगता है जब कोयला लाल होके, तब उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भाप प्रवाहित करते हैं, तो हमारी क्या बनती है, एक जल गैस बनती है। कैसे होता है, कैसे बनती है, C+H2O यानी कि कार्बन है, कोयले में क्या होता है, कार्बन है, और H2O यानी कि भाप हमारी क्या है, पानी ही तो है, पानी किस फॉर्म में जा रहा है, भाप के फॉर्म में। तो यहाँ पे जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, CO+H2। ये भी प्रश्न होता है कि जल गैस कौन सी है, निम्न में से जल गैस कौन सी है, तो आपको ऑप्शन दे देगा CO+H2। नीचे प्रोड्यूसर गैस वाला दे देगा जिसमें कुछ नाइट्रोजन होता है,
मीथेन का फार्मूला दे देगा और कोई ऐसे 1-2 गैस दे देगा। तो जल गैस में हमारा क्या क्या होता है? जल गैस में हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड और हमारा हाइड्रोजन गैस होता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न जल गैस से क्या बनता है कि इसके द्वारा कितना तापमान जनरेट होता है? लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इससे जनरेट हो जाता है। अब ये लगभग में है, अगर 2100 दे दिया तब वो भी सही है, 1900 दे दिया 1800-1900 तो वो भी सही है। तीसरा प्रश्न यहाँ से ये बन जाता है। तो अब बस क्या करेंगे, जहां भी हमको वेल्डिंग करनी रहेगी किसी प्लेट की, जल गैस की सहायता से बर्नर हमारे पास रहेगा, उस प्लेट को गर्म करेंगे और पीट कर उसकी क्या कर लेंगे, पीट कर उसकी फोर्जिंग कर लेंगे। तो ये था हमारा जल गैस वेल्डिंग। अब आइए हम लोग देखते हैं क्या, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। क्योंकि अब इस जब रेजिस्टेंस वेल्डिंग हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारा उस वेल्डिंग से एक टॉपिक बचेगा, वेल्डिंग डिफेक्ट। अब आइए देखते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग है क्या। फास्ट हो रहा हो तो आप लोग वो भी कमेंट कर दीजिए, थोड़ा मैं स्लो चलूंगा। बाकी जो नॉर्मल चीजें रहती हैं जो आपको पता होती हैं या जो सिंपल चीजें होती है उसको मैं फास्ट ही पढ़ाता हूँ। बाकी जो टेक्निकल चीजें हैं उसको मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूँ। जैसे अगर आगे हम लोग लेथ वगैरह पढ़ेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, सिंपल पढ़ेंगे। हमारा जो हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है वो आगे चैप्टर आने वाला है, वो भी चीजें क्या है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले यही एक बात कहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, यानी कि चीजें समझ में आपको आ रही हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। की फिल्टर थ्योरी का जो फुल कोर्स है यहाँ पे चल रहा है, आके हमें ज्वाइन कर लें। ठीक है। आइए अब देखते हैं हम लोग विद्युत प्रतिरोध वेल्डिंग, यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है। आप हेडिंग डाल लीजिए, विद्युत प्रतिरोध वेल्डिंग, विद्युत प्रतिरोध वेल्डिंग। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है। अब देखिए, आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा विद्युत धारा के टर्म में, आर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। समझिए प्रतिरोध क्या होता है, जब कोई विद्युत धारा किसी तार में से या किसी मेटल में से गुजरती है तो वहां पे जो मेटल का एक गुण होता है, नहीं कुछ धातु का एक गुण होता है जो क्या करती है, विद्युत धारा के प्रवाह को रोकती है कि भैया हम तुमको जाने नहीं देंगे, यानी कि विद्युत धारा को आगे जाने नहीं देंगे। ऐसा होता है इलेक्ट्रॉनों के कारण, तो उसको हमको ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो जब रोकती है, यानी कि जब धारा को आगे बढ़ने से रोकता है हमारा धातु, तो धारा हमारी क्या हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, और गुस्सा होकर क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। ठीक है। तो यही इसी का जो उपयोग है, यानी कि जो उसकी हीट है, यानी कि धारा हमारी गुस्सा हो गई, विद्युत धारा गुस्सा हो गई, और गुस्सा हो गई तो क्या हो गई, उसका जो माथा है वो गर्म हो गया, और उसी जो गर्मी का, यानी कि उसी हीट का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, उसी हीट का उपयोग हम लोग जो हमारी प्रतिरोध वेल्डिंग है उसमें कर लेते हैं। देखिए होता क्या है, मान लीजिए कोई तार है, यहाँ पे धारा हमने अप्लाई की, तो तार का एक किसी भी मेटल का एक गुण होता है जिसके कारण धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है, और उस अवरोध के कारण हमारी क्या होती है, हीट जनरेट होती है। अब आप सिंपल समझ गए कि हीट जब जनरेट हुई तो हमको वेल्डिंग के लिए क्या चाहिए भैया, हमको वेल्डिंग के लिए हीट ही तो चाहिए। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे थे, अभी हम लोग धातु को भट्टी में गर्म कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसमें विद्युत धारा इतनी ज्यादा प्रवाहित करा देते हैं, और धारा के मार्ग में जब अवरोध उत्पन्न हो रहा है जिसको हम लोग प्रतिरोध के नाम से जानते हैं, तो उसी जो हीट का उपयोग हम लोग क्या कर रहे हैं, वेल्डिंग में उपयोग कर ले रहे हैं। तो आपको विद्युत प्रतिरोध वेल्डिंग में, यानी कि हम लोग किसका उपयोग करते हैं, प्रतिरोध का उपयोग करके जो हीट उत्पन्न होती है उसी की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। अब देखिए ये क्या है, जो प्रतिरोध वेल्डिंग है एक नॉन फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस है, नॉन फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस है, यानी कि इसमें धातु को पूरी तरीके से गलाया नहीं जाता है। जैसे कि फ्यूजन वेल्डिंग में था, आर्क वेल्डिंग में धातु को पूरी तरीके से गला के वेल्डिंग की जाती है, गैस वेल्डिंग में क्या था, पूरी तरीके से पिघला के वेल्डिंग की जाती है, और यही क्रिया थर्मिट वेल्डिंग में भी हो रही थी। लेकिन यहाँ पे
यानी कि हम लोगों ने जो फोर्ज वेल्डिंग में देखा, जैसे फोर्जिंग, अगर नॉर्मल फोर्जिंग हो तो क्या वहाँ पे धातु एकदम पिघला देते हैं? नहीं, बस गर्म करते हैं और उसके बाद क्या कर देते हैं, उसको प्रेशर अप्लाइड करके यानी कि दाब लगा के हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि प्रतिरोध वेल्डिंग क्या है? नॉन फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस है, यानी कि हिंदी में नॉन फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस ही इसको बोलते हैं, ठीक है। यानी कि संलयन वेल्डिंग प्रोसेस नहीं है। कुल मिलाकर आप इतना जानिए कि ये फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस नहीं है, ठीक है। अब आपको 2-3 टर्म आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। दूसरा पॉइंट लगा के लिख लीजिए कि इसमें किसी भी पूरक धातु यानी कि फिलर मेटल, जैसे हम लोग क्या उपयोग कर रहे थे गैस वेल्डिंग में, देखिए फिलर मेटल उपयोग कर रहे थे, आर्क वेल्डिंग में भी करते हैं, टंगस्टन वेल्डिंग में। तो इसमें क्या करते हैं, किसी फिलर मेटल का, इसमें किसी भी पूरक धातु का उपयोग नहीं करते हैं, किसी भी पूरक धातु का उपयोग नहीं करते हैं। ये 2 पॉइंट आप याद रखिए। अब आइए देखते हैं आगे कुछ फॉर्मूला, ठीक है, जहां से आपका और भी प्रश्न बनता है। और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। साथ ही हमारा एक जो नॉन टेक्निकल क्विज ऑर्गेनाइज होता है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यानी कि जो हमारे चैनल का नाम है करियर अपडेट बाय इंजीनियर, वही हमारे टेलीग्राम ग्रुप का एक और ग्रुप है। यानी कि एक तो ग्रुप है हमारा फिटर टेक, जहाँ पे सभी फिटर के स्टूडेंट हैं, फिटर का क्विज ऑर्गेनाइज होता है। साथ ही हमारा एक और ग्रुप है करियर अपडेट बाय इंजीनियर के नाम से, यानी कि जो हमारे चैनल का नाम है उसी नाम से। वहाँ पे सोमवार से शनिवार, यानी कि एक दिन संडे का हम लोग गैप रखते हैं, सोमवार से शनिवार रोज रात को 10 बजे नॉन टेक्निकल क्विज ऑर्गेनाइज होता है। तो अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ ना कुछ नॉन टेक्निकल पार्ट पूछा ही जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, उस ग्रुप को भी ज्वाइन करके वहाँ पे अपना नॉन टेक्निकल क्विज दे सकते हैं। अब आइए लिखते हैं एक फार्मूला। उत्पन्न ऊष्मा बराबर क्या हो जाएगा, I² RT के, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछता है कि भैया जो ऊष्मा उत्पन्न होगी, यानी कि धातु की जो है हमको फोर्जिंग करने के लिए या रेजिस्टेंस वेल्डिंग करने के लिए हमको क्या चाहिए, ऊष्मा चाहिए। तो जो ऊष्मा उत्पन्न होगी, कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, कितनी हमको चाहिए, वो हम कैसे निकालेंगे, तो वो हम निकालेंगे I² RT, सॉरी यहाँ पे एक ही टी रहेगा, I² RT के। इस वाले फार्मूले से हम लोग क्या निकालेंगे, इस वाले फार्मूले से हम लोग ऊष्मा निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल है, I क्या है, I है हमारा करंट, यानी कि धारा, ठीक है, करंट। R क्या है हमारा, प्रतिरोध, ठीक है। T क्या है, टाइम। टाइम क्या आप लिख लीजिए, पतली प्लेट के लिए कितना होता है, पतली प्लेटों के लिए 1/100 सेकेंड, ठीक है। यानी कि अगर बहुत पतली प्लेट है, देखिए उसके लिए कितना कम समय हम लोग क्या करते हैं, कितना कम समय लगता है। दूसरा क्या है, मोटी प्लेटों के लिए कितना हो जाएगा, 120 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइम। के हमारा क्या है, कांस्टेंट है, जो हमारा किस पर निर्भर करता है, जो धातु के आकार पर निर्भर करता है, जो धातु के किस पे निर्भर करता है, जो धातु के आकार पर निर्भर करता है। इतनी चीजें जो है यहाँ पे इंक्लूड होती हैं। टाइम पूछता है, पतली प्लेट के लिए कितना टाइम दिया जाता है, 1/100 सेकेंड। मोटी प्लेट के लिए कितना टाइम, 120 सेकेंड। फार्मूला, उत्पन्न ऊष्मा का फार्मूला क्या है, प्रतिरोध वेल्डिंग में अगर उत्पन्न ऊष्मा हमको निकालनी है तो फार्मूला क्या है, ये है। के क्या है, कांस्टेंट है, जो किस पे निर्भर करता है, धातु के आकार पर निर्भर करता है। तो इतनी चीजें आपको जो है याद होनी चाहिए, इतनी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए। तो एक पॉइंट आप और यहाँ पे लिख लीजिए, ये आपने नोट किया, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट कर लीजिएगा। और आप इसको नोट से जरूर बनाइए, क्योंकि आपको लास्ट समय में, अभी देखिए यूपीएससी 2019 का
रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है। तो इंटरव्यू देखिए आप टॉपर्स के, तो क्या बताते हैं कि एक प्रॉपर नोट्स, यानी कि खुद का नोट्स, एक प्रॉपर नोट्स किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा ही लेक्चर देखिए, मेरे ही उससे नोट्स बनाइए, लेकिन बनाइए कहीं से भी लेक्चर देखिए, बुक से ढूंढिए, गूगल से ढूंढिए, कोई टॉपिक है जैसे प्रतिरोध वेल्डिंग है, तो मैंने जितना पढ़ाया आप इसको नोट कर लीजिए। फिर भी अगर आपको दो चार लाइनें या दो चार कहीं बगल में स्पेस आप छोड़े रहिए, कि अगर आपको कहीं से कुछ एक्स्ट्रा चीज उसके बारे में पता चलती है तो उस चीज को आप पॉइंट लगा के लिख लीजिए। बहरहाल मैं सभी चीजें कवर कराने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आपको नोट्स जरूर बनाना है। अगर आप एग्जाम क्रैक करना है तो नोट्स बनाइए, और नहीं करना है तो कोई बात ही नहीं। वीडियो देखने से सिलेक्शन होने वाला नहीं है। आपको अपना प्रॉपर वीडियो देखिए, बुक से पढ़िए, लेकिन एक प्रॉपर अपना नोट्स बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे नोट लगा के लिखिए। पूछता है कि इसमें एसी या डीसी किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें एसी या डीसी दोनों का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो इसमें धारा उपयोग होती है, क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। तो आप यहाँ पे धारा बगल में लिख भी लीजिए, 8000 एम्पियर से 45,000 एम्पियर, ठीक है। 8000 एम्पियर से कितनी धारा लगती है, क्योंकि जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित होगी उतनी ही ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होगा, और हमको इसीलिए देखिए इतना कम समय लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो धारा का मान होता है क्या होता है, बहुत ही उच्च होता है। तो इसमें एसी या डीसी दोनों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एसी का प्रयोग करते हैं, क्यों, सवाल आता है क्यों हम लोग इसमें एसी का प्रयोग करते हैं। भैया जब एसी और डीसी दोनों आपने दिखाया कि एसी और डीसी दोनों का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग एसी का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी हमारा डीसी मशीन है या डीसी कोई माध्यम है, डायरेक्ट करंट का माध्यम है, उसके माध्यम से इतनी धारा को जनरेट कर पाना पॉसिबल नहीं है। धारा को इतनी धारा को जनरेट कर पाना क्या पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि इतनी धारा कौन जनरेट कर सकता है, ट्रांसफार्मर ही हमारी इतनी क्या कर सकता है, इतनी उच्च धारा जनरेट कर सकता है। और ट्रांसफार्मर आपको पता है किस पे वर्क करता है, एसी करंट के साथ ही ट्रांसफार्मर वर्क करता है, डीसी के साथ वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो यही हमारा जो टॉपिक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा धारा चाहिए, इसलिए हम लोग एसी का उपयोग करते हैं, क्योंकि एसी हमारा क्या होता है, ट्रांसफार्मर चलता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, छोटा सा टॉपिक है, आइए इसको देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। इसमें कुछ खास नहीं है, प्रश्न इससे ज्यादा बहुत नहीं बनते हैं, लेकिन जानकारी रहेगी आपको तो हो सकता है प्रश्न पूछ ही ले कभी। देखिए यहाँ पे हम लोग टाइप्स देख लेते हैं, उसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए टाइप्स में पहला जो हेडिंग डालिए आप, पहला है हमारा, पहले हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है। पहला आप लिखिए बिंदु वेल्डिंग या स्पॉट वेल्डिंग, ठीक है, बिंदु वेल्डिंग या स्पॉट वेल्डिंग। अब देखिए अगर आपने ये वाला फिगर समझ लिया तो सभी में क्या करना है, आपको यही जो है फिगर समझना है। मान लीजिए हमारी दो प्लेटें हैं, इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोड यहाँ से लगाएंगे और एक इलेक्ट्रोड यहाँ से लगाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, आपको पता है जो हमारा टर्मिनल होता है क्या होता है, उसमें एक प्लस होता है, माइनस होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ पे हमने लगा दिया, ये हमारा वाइंडिंग हो गया,
कुछ इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं। और जब हम क्या करेंगे, धारा का प्रवाह उत्पन्न करेंगे, तो जो हमारी प्लेटें हैं ये क्या हो जाएंगे, और जो इलेक्ट्रोड है प्रतिरोध के कारण क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और हम लोग जब इस इलेक्ट्रोड की सहायता से क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, तो हमारी यहाँ पे ये दोनों धातुएं आपस में जुड़ जाएंगी क्योंकि मेल्ट रहेंगी। और ऊपर से हम क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाइड करेंगे, तो ये दोनों धातुएं जुड़ जाएंगी। फिर हम इलेक्ट्रोड को इधर लाएंगे और क्या करेंगे, इसको ऐसे यहाँ पे जोड़ देंगे। तो यानी कि देखिए पॉइंट पे क्या हो रही है, पॉइंट पे यानी कि वेल्डिंग हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं बिंदु वेल्डिंग। दूसरा क्या है, सीम वेल्डिंग। दूसरा क्या है, आप यहीं पे लिखिए सीम वेल्डिंग। इसमें क्या होता है, इसमें जो है हम लोग जो इलेक्ट्रोड है इसको हटा के क्या करते हैं, इसको हटा के भैया एक रोलर लगा देते हैं। इसको हटा के हमने क्या कर दिया, एक रोलर लगा दिया। यानी कि अब जगह जगह पे वेल्डिंग नहीं होगी, अब हमारी अब रोलर को हम जब आगे पीछे करेंगे तो पूरी धातु एक सतत यानी कि कॉन्टिन्यूअस जुड़ती हुई चली जाएगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सीम वेल्डिंग। और इसका उपयोग कहाँ होता है, एयर टाइट, इसका यूज भी आप लिख लीजिए एयर टाइट, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाने में, एयर टाइट या लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाने में हम लोग क्या करते हैं, सीम वेल्डिंग का उपयोग करते हैं। तीसरा जो हमारा टाइप है वो है हमारा क्या, बट वेल्डिंग। तीसरा है हमारा बट वेल्डिंग। अब देखिए ये दोनों प्रोसेस था, इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, लैप वेल्डिंग कर रहे थे, क्योंकि देखिए एक प्लेट क्या है दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ी हुई है, तो लैप जॉइंट बना रहे थे। अब हमको क्या करना है, बट वेल्डिंग करना है, यानी कि दोनों सिरे जो धातु के हैं वो कुछ इस तरीके से जोड़ने हैं। अब पता है अगर इस तरीके से हम जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बट वेल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो धातुओं को जोड़ना है उनको हम लोग क्लैंप कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको ऐसे क्लैंप कर लेंगे। ठीक है, और दोनों क्या रहेंगे, दोनों जो टर्मिनल रहेंगे वो हमारे विद्युत धारा से जुड़े रहेंगे, एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा। जब धारा का प्रवाह होगा दोनों धातुओं में तो दोनों धातु क्या हो जाएंगे, प्रतिरोध उत्पन्न होगा, प्रतिरोध के कारण दोनों धातु गर्म हो जाएंगे। और फिर हम क्या करेंगे, एक होता है हमारा फिक्स्ड क्लैंप। ठीक है, ये नॉर्मल चीजें, यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है, बस आपसे प्रश्न पूछेगा टाइप बता दीजिए, तो टाइप मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये होता है हमारा जो है फिक्स्ड क्लैंप, और ये हमारा क्या होता है, मूवेबल क्लैंप। ठीक है, जब मूवेबल क्लैंप को हमको जोड़ना रहेगा, धातु को हम क्या करेंगे, पास लाएंगे, और ये दोनों धातुएं क्या हो जाएंगी, जब पास लाएंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध उत्पन्न हुआ रहेगा, और आपस में क्या करेंगी, हीट के कारण दोनों धातुएं आपस में जुड़ जाएंगी। एक होता है हमारा और फ्लैश बट वेल्डिंग। इसमें कुछ खास नहीं है, बस दोनों धातुओं को पास लाते हैं, दूर हटाते हैं। इसे इसमें पास लाए और जोड़ दिया। फ्लैश बट वेल्डिंग में क्या होता है, एक बार पास लाते हैं एक बार दूर हटाते हैं, तो बार बार ऐसा करने से फ्लैश उत्पन्न होता है, यानी कि चिंगारी उत्पन्न होती है, और उसके कारण और भी ज्यादा हीट जनरेट होती है। यानी कि प्रतिरोध के कारण तो हीट उत्पन्न हुई है, लेकिन जब बार बार पास लाएंगे दूर ले जाएंगे तो एक आर्क उत्पन्न होगा, चिंगारी उत्पन्न होगी, उसके कारण और भी हीट जो है ज्यादा गर्म हो जाएंगी और क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, अब देखिए कभी कभी जो है पूछा जाता है कि एडवांटेज वगैरह क्या है, तो एडवांटेज मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, नॉर्मली आप नोट कर सकते हैं क्योंकि लिखने में हमारा बहुत ही ज्यादा समय चला जाएगा। आपसे पूछा है एडवांटेज क्या है, तो यहाँ पे एडवांटेज ये है कि हमें जिस जगह पे हीट चाहिए वहीं पे हमारी क्या होती है, हीट जनरेट होती है। ठीक है, ये सबसे बड़ा इसका क्या है, एडवांटेज है, यानी कि अलग से कोई जो है हीट हमको उपयोग नहीं करनी पड़ती है। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है, पहला एडवांटेज ये हो गया कि जहां पर हमें हीट चाहिए वहीं पर हीट जनरेट होती है। दूसरा एडवांटेज क्या है कि इसमें कोई फिलर मेटल का उपयोग नहीं होता है, यानी कि कोई फिलर मेटल अलग से हमको उपयोग नहीं करना पड़ता है। तीसरा क्या है, बहुत ही कम समय लगता है, मैंने आपको अभी टाइम बताया था, यानी कि पतली प्लेटों को जोड़ना है तो हमको
120 सेकंड तक क्या करना पड़ेगा, बस विद्युत धारा का प्रवाह करना पड़ेगा। जबकि मोटी सीटों को जोड़ना है तो 120 सेकंड तक। और उसके बाद हमने रोलर चलाया और हमारी क्या हो गई, वेल्डिंग हो गई। यानी कि जो समय है, यानी कि जो वेल्डिंग साइकिल है वो क्या होता है, वो बहुत ही छोटा होता है। और चौथा इसका एडवांटेज ये है कि असमान धातुओं को भी जोड़ा जा सकता है। यानी कि एल्यूमिनियम को अगर आयरन से जोड़ना है तो आसानी से, भैया एल्यूमिनियम में भी प्रतिरोध होगा, हीट उत्पन्न होगी, आयरन में भी प्रतिरोध होगा, हीट उत्पन्न होगी, तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, असमान धातुओं को भी जोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेज की। तो इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा यही है कि जो इसकी मशीन आती है वो क्या आती है, बहुत ही महंगी आती है, बहुत ही कॉस्टली आती है। क्यों? क्योंकि इतनी धारा हमको उत्पन्न करनी रहती है। तो इसका जो यानी कि पूरा इंस्ट्रूमेंट है, अटैचमेंट है, मशीन है, वो क्या होता है, बहुत ही महंगा आता है। तो इसको इंस्टॉल करना क्या है, बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये हो गया इसका डिसएडवांटेज। तो इसी के साथ हमारा जो ये फोर्ज वेल्डिंग यानी कि जो फोर्जिंग का टॉपिक है ये खत्म होता है। अब हमारा एक वेल्डिंग का, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबी हो जा रही है, एक टॉपिक हमारा और बचा रहेगा, वेल्डिंग डिफेक्ट। वेल्डिंग में कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, उसकी क्या कारण है, और उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक लेक्चर अलग से दे दूंगा, ठीक है। और हमारा वेल्डिंग का टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो लास्ट में यही कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चीजें समझ में आई हो, ऐसा लग रहा हो कि हाँ यार ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ कि फिटर थियरी का फुल कोर्स यहाँ पे शुरू हो चुका है। साथ ही हर अपडेट भी आपको ITI से जुड़ी हुई मिल जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।